या रात को सोते हुए मुंह के अंदर खट्टा पानी आ रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, देन दिस इज ट्रबलसम सिम्टम। कि किसी को नॉइजी अगर फार्ट ज़्यादा होता है, वो जो लोग कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा करते हैं या कुछ गैस फॉर्मिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से गैस ज़्यादा पास होती है जिसमें नॉइज़ ज़्यादा होता है। उंगली मार के उल्टी करना ये बहुत ही डेंजरस होता है। आप उंगली मार के गैस निकालें, ये डेंजरस चीज़ है। बाप आना नॉर्मल तो नहीं है, डेफिनेटली डिनोट की प्रॉब्लम है पेशेंट को। ग्राउलिंग के साथ में सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है, पेट में मरोड़ देकर दर्द हो रहा है, आपको नीचे से गैस नहीं पास हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको उल्टी आ रही है या बुखार है या वजन कम हो रहा है, ये एक अलार्मिंग सिम्टम है कि आपको कोई सीरियस ऑर्गेनिक प्रॉब्लम हो सकती है जिसका कि तुरंत इलाज होना चाहिए। भूख का अचानक लगना कम हो जाना या फिर वजन का गिरना या फिर वॉमिटिंग में ब्लड आना या ब्लैक कलर की वॉमिटिंग आना या फिर मोशन में लैट्रिन में ब्लड आना या काले कलर का मोशन आना या फिर सफ़ेद कलर का मोशन आना, तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो बताते हैं कि गैस्ट्रिक इश्यूज आपके वर्सन हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको बिल्कुल चेताना चाहूँगा, अगर किसी को फ्रेश ऑनसेट सिम्टम है, पहली बार ये सिम्टम आ रहे हैं, चेस्ट के अंदर जलन है, ये हार्ट की दिक्कत हो सकती है। पहले ज़्यादा खा लिया आपने, पेट भर गया, तंग हो रहे हैं, तो बोले जी हम इंड्यूस करते हैं वोमिटिंग को। तो जब वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं कई बार हमारी फूड पे फट जाती है। नॉट ओनली कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में ये कार्सिनोजेनिक तक होते हैं कि मतलब कि कैंसर तक बनाने की संभावना होती है। पेट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो पेट के अंदर गैस ज़्यादा बन रही है और या फिर आपके पेट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है कि एक तरफ सैलेड खाइए आप, एक तरफ आप फास्ट फूड खाइए। अपना ब्लड शुगर चेक करें थोड़ी देर के बाद, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है या फास्ट फूड खाया, आपका शुगर कहीं ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आपने सैलेड या फ्रूट खाया। ब्रेकफास्ट आपको अच्छा करना चाहिए, लंच का क्वांटिटी उससे थोड़ा कम और डिनर का क्वांटिटी सबसे कम रखना चाहिए। इसमें जो फंडा है कि आप डिनर कम लें और थोड़ा जल्दी लें। जो खराब है वो है प्रोसेस्ड फूड, लाइक कि आपका फास्ट फूड है या कि पिकल्स हैं, अचार हैं जिनके अंदर भी ऐड प्रिजर्वेटिव्स, या हम मार्केट में चिप्स मिलते हैं, ये सब दीज ऑल आर द प्रोसेस्ड फूड। सबसे पहले जो दवाइयाँ हैं, जो एंटासिड्स हैं, वो जलन के लिए हैं। डोज के साथ साथ ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो बहुत लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में ये सारी मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, उनके अपने साइड इफेक्ट शॉर्ट टर्म में भी आते हैं और लॉन्ग टर्म में भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल इन्हीं मेडिकेशन की वजह से हो रही होती हैं। अगर किसी को पेट में जलन है या चेस्ट में जलन है तो ये दवाइयाँ उस बीमारी के लिए हैं। अगर गैस बन रही है तो उसमें इनका कोई रोल नहीं। क्या आप भी बाहर का जंक फूड यानी कि पैकेज फूड, स्ट्रीट फूड बहुत खाते हैं? तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ यानी कि आपके गट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन आप घबराइए मत, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे गट हेल्थ के बारे में। हेलो, मैं हूं वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग एनबीटी लाइव। दोस्तों, आज एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे कि आपको अपना गट यानी कि आपको अगर अपनी गैस्ट्रो हेल्थ जो है वो ठीक रखनी है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास सिंगला, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ गैस्ट्रो एट मैक्स हॉस्पिटल। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू वर्षा जी फॉर इनवाइटिंग अस। यस, बिल्कुल डॉक्टर। इसके साथ ही हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता, हेड ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट एंड सर्जिकल गैस्ट्रो एट पीएसआरआई हॉस्पिटल। हेलो, वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रो हेल्थ के ऊपर कि आपको अपना गैस्ट्रो हेल्थ अगर ठीक रखना है क्या क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर, हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर मनोज मेरा आपसे है कि हम बात करते हैं गैस्ट्रिक इश्यूज की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर जो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं वो होते क्या है? देखिए, सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट पूछते हैं कि लोग बोलते हैं उनको इंडाइजेशन हो रहा है, उनको ब्लोटिंग हो रही है, उनको गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। तो मोटा मोटा देखें तो इन्हीं सारे सिम्टम्स को लेके पेशेंट बोलते हैं, जिनको कि हम एक मोटे तौर पर गैस्ट्रिक इश्यूज़ के रूप में जानते हैं। अगर ये इश्यूज़ बढ़ते हैं, लाइक कुछ अलार्मिंग सिम्टम हैं जिनके अगर साथ में हैं, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि वैसे तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है,
बट इसके साथ में अगर किसी को भूख का अचानक लगना कम हो जाना है, या फिर वजन का गिरना, या फिर वॉमिटिंग में ब्लड आना, या ब्लैक कलर की वॉमिटिंग आना, या फिर मोशन में लैटिन में ब्लड आना, या काले कलर का मोशन आना, या फिर सफ़ेद कलर का मोशन आना, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो बताते हैं कि गैस्ट्रिक इश्यूज आपके वर्सन हो रहे हैं। ओके। डॉक्टर विकास, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें गैस है, एसिडिटी है, तो क्या गैस और एसिडिटी एक ही चीज़ है या इनमें कोई डिफरेंस है? मैडम, हमारी ओपीडी में जो भी गैस्ट्रो के पेशेंट आते हैं जी। वो आकर सीधा बोलते हैं कि हमें गैस बनती है, हमें एसिडिटी है, परंतु हमें इनको डिटेल से समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एसिडिटी का मतलब है जो आमतौर पे हम मरीजों में देखते हैं, जब मरीज बोलता है एसिडिटी है, या तो उनको जलन होती है। ये जलन या तो चेस्ट में हो सकती है या पेट के ऊपरी हिस्से में होती है, और या फिर कई बार मुंह में खट्टा पानी आता है। जी। इसको जो पेशेंट है आमतौर पे एसिडिटी बोलता है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल चेताना चाहूँगा, अगर किसी को फ्रेश ऑनसेम सिम्टम है, पहली बार ये सिम्टम आ रहे हैं, चेस्ट के अंदर जलन है, ये हार्ट की दिक्कत हो सकती है। ये बहुत कॉमन है कि मरीज कई बार इमरजेंसी में आते हैं या ओपीडी में आते हैं कि उनको चेस्ट में जलन हो रही है। मनोज बिल्कुल एग्री करेंगे, ये हार्ट अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बाकी लक्षण हैं, जैसे कि मरीज को कुछ डिस्टेंस चलने के बाद चेस्ट में हैवीनेस है या चेस्ट में एसिडिटी है, तो एंजाइना को रूल आउट करना चाहिए। हार्ट की सीरियस कंडीशंस को रूल आउट करना चाहिए। अगर हार्ट कंडीशन को रूल आउट करते हैं, इसके बाद अगर एसिडिटी के जो कॉमन कारण है वो है रिफ्लक्स डिजीज़। रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर हमारे जो पेट का एसिड है वो हमारे चेस्ट में आता है, तो उससे मरीज को चेस्ट में जलन हो सकती है या मुंह में खट्टा पानी आ सकता है। अगर पेट के अंदर पेट की लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, या गैस्ट्रिक अल्सर है, ऐसे पेशेंट्स को पेट के ऊपरी हिस्से में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। इसको भी आप एसिडिटी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब है कि पेट में ज़्यादा गैस बन रही है, जो मेन कोज है ब्लोटिंग का। मेडिकल लाइन में अगर ब्लोटिंग देखते हैं, हम इसके 5 कारण मानते हैं कि किसी का पेट फूल रहा है, मरीज को ब्लोटिंग की सेंसेशन है, इसको आप 5 F से याद कर सकते हैं। अगर किसी का पेट फूला हुआ है तो पहला F हुआ फैट। तो अगर कोई ओबीस है, अगर वजन बढ़ रहा है तो उसको लगेगा उसका पेट फूल गया है। देन उसके बाद है फीटस। प्रेगनेंसी के अंदर भी सेम आपको ब्लोटिंग की सेंसेशन आ सकती है। तीसरा है फ्लूइड। अगर पेट में पानी भर गया है, तो ऐसे अगर किसी को लीवर की दिक्कत है तो ऐसे मरीजों को पेट में पानी भर सकता है, तो इससे भी ब्लोटिंग की सेंसेशन हो सकती है। चौथा F है फीकल मैटर। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन होने से भी पेट के अंदर ज़्यादा गैस बन सकती है, इससे भी पेट के अंदर ब्लोटिंग की सेंसेशन आ सकती है। और पांचवा F हुआ फ्लेटस, यानी एयर। अगर इंटेस्टिन के अंदर ब्लॉकेज है या इंटेस्टिन के अंदर मूवमेंट कम है, तो इससे भी पेशेंट को पेट में ब्लोटिंग की सेंसेशन हो सकती है। तो मोटा मोटा ब्लोटिंग के जो मेन 5 कारण है, इन पांचों में अगर सबसे मेन कारण देखा जाए वो है पेट के अंदर गैस का ज़्यादा बनना। अगर आप कुछ ऐसे फूड खाते हैं जिससे कि गैस ज़्यादा बनती है या पेट ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसे मरीजों को ब्लोटिंग हो सकती है। ब्लोटिंग होने के बाद या तो मरीज मुंह से गैस ज़्यादा पास करता है या फिर एनस के थ्रू गैस ज़्यादा पास करता है, जिसे फ्लैचुलेंस बोलते हैं, और कई बार लगता है कि पेट के अंदर गैस घूम रही है। तो ये मेन कारण है एसिडिटी और ब्लोटिंग के। थैंक यू डॉक्टर विकास। डॉक्टर मनोज, अब हम आपसे जानना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर विकास ने कहा कि लोगों को गैस पास करने की भी प्रॉब्लम बहुत होती है। कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऐसा करते हैं, तो क्या ये नॉर्मल होता है? जी बिल्कुल, गैस पास होना इज़ अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, लोग इससे परेशान होते हैं कि नहीं हमारी गैस ज़्यादा बन रही है। तो जैसा बताया कि 2 तरह से गैस है, एक बर्पिंग के फॉर्म में होता है, एक नीचे एनएस के थ्रू अगर आप फार्टिंग जिसको बोलते हैं कि वो है। तो गैस पास होना एक ख़राब साइन नहीं है, रादर मैं बोलूँगा कि आपकी गट की मोटिलिटी अच्छी है, आपका डाइजेशन ठीक है। हाँ डेफिनेटली, अगर हम बात करें बर्पिंग की, तो इट इंडिकेट कि आपको अपर जीआई सिम्टम्स हैं, आपको स्टमक रिलेटेड गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो सकती है, एसिडिटी रह सकती है। बट फार्टिंग एक्सेसिव होना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
ठीक है, किसी किसी को गैस ज़्यादा पास होती है। तो अगर हम देखें उन्होंने किसी को अगर दो तरह से अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि किसी को नॉइज़ी अगर फार्ट ज़्यादा होता है, तो वो जो लोग कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा करते हैं या कुछ गैस फॉर्मिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से गैस ज़्यादा पास होती है, जिसमें नॉइज़ ज़्यादा होता है। अगर आप प्रोटीन का इंटेक अपना डाइट में अच्छा रखते हो तो उस स्मेली फार्ट ज़्यादा पास होता है। बट फार्टिंग होना इट्स अ गुड साइन कि इट्स इंडिकेट। स्मेली फार्टिंग हाँ भी गुड साइन होता है। हाँ, डेफिनेटली ये तो डाइट से रिलेटेड है आपका कि Okay. अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है तो आपका स्मेल Smelly अगर fart, है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके हेल्दी साइन। जी जी, थैंक यू डॉक्टर मनोज। डॉक्टर विकास, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कई बार क्या होता है हम खाना खाते हैं तो हमें हार्ट बर्न की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है? मतलब अगर किसी व्यक्ति को कभी कभी सीने में जलन है, दैट कैन बी इग्नोर्ड। अगर आपने कोई स्पाइसी फूड ज़्यादा खाया है जिसमें ज़्यादा मसाले हैं, या आपने ज़्यादा ऑयली फूड खा लिया है, तो उसके बाद थोड़ी बहुत चेस्ट में जलन होना, ये इट कैन बी इग्नोर्ड। परंतु अगर आपको इतनी जलन है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब हो रही है, आपका सारा ध्यान ही आपकी चेस्ट के ऊपर लगा हुआ है, या फिर रात को आप सो रहे हैं, अचानक चेस्ट में जलन हुई, आपकी नींद खुल गई, या रात को सोते हुए मुंह के अंदर खट्टा पानी आ रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, देन दिस इज ट्रबलसम सिम्टम। तो अगर आपकी ये लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है, आपको तुरंत आई थिंक डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और इसमें अगर आप सबसे कॉमन जो अंडरलाइंग इलनेस है वो होती है GERD, GERD, सो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक और इसोफेगस फूड पाइप। तो आमतौर पर जो हमारा खाना है वो ऊपर से नीचे मूव करता है, तो इसके लिए हमारी फूड पाइप और स्टमक के बीच में वाल्व होता है जिसे हम LES या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। तो कुछ मरीजों में ये वाल्व लूज़ हो जाता है, या आपने सुना होगा हाइटस हर्निया, कुछ पेशेंट को हाइटस हर्निया हो जाता है जिससे ये वाल्व लूज़ हो जाता है। तो हमारा जो पेट का एसिड है, तो एसिड ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है जो कि गलत डायरेक्शन है। तो अगर हमारी फूड पाइप के अंदर एसिड आ रहा है, इससे हमारी फूड पाइप के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इस इन्फ्लेमेशन को हम इसोफेजाइटिस बोलते हैं। तो इस इसोफेजाइटिस होने से पेशेंट को चेस्ट के अंदर पेन हो सकता है या चेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो GERD जो ये इलनेस है, सबसे कॉमन कारण है हार्ट बर्न का। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, जैसे कि डॉक्टर विकास ने भी बताया कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती है, हार्ट बर्न होता है, तो आपका स्पाइसी अगर आप ज़्यादा फूड खाते हैं तो कुछ कुछ कारण हो सकते हैं। फूड की अगर हम बात करें तो क्या प्रोबायोटिक फूड जैसे कि कर्ड है, क्या वो हमारे गट के लिए, हमारे स्टमक के लिए अच्छा होता है? देखिए, कर्ड एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए। तो डेफिनेटली कर्ड का सेवन करना एक बेनिफिशियल होता ही है। बट कुछ पेशेंट में जिनको की प्रॉब्लम है लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह की, जिनको की फूड एलर्जी है, तो वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज कर्ड लेना गट के लिए हमेशा हेल्दी है। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर मनोज। डॉक्टर विकास, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार क्या होता है हमारे पेट में बहुत ग्राउलिंग साउंड्स आती हैं, अजीब अजीब सी फनी साउंड्स आती हैं, तो क्या ये नॉर्मल है या इसका किसी सीरियस ये किसी प्रॉब्लम का इंडिकेशन है? तो मैडम, अगर पेट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो पेट के अंदर गैस ज़्यादा बन रही है, और या फिर आपके पेट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर पेट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसका मतलब गैस नीचे पास नहीं होगी, और हमारा पेट जोर लगाएगा उस गैस को नीचे पास करने के लिए, और उससे आवाज़ आएगी। तो हमें दोनों को फ़र्क करना है कि पेट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या पेशेंट को इनडाइजेशन है जिससे गैस बन रही है। तो सबसे पहले देखना है, अगर आपको गैस बन रही है, क्या साथ में आपको बाकी सिम्टम है। अगर आपको सीवियर पेन है, ग्राउलिंग के साथ में सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है, पेट में मरोड़ देकर दर्द हो रहा है, आपको नीचे से गैस नहीं पास हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, या आपको उल्टी आ रही है, या बुखार है, या वज़न कम हो रहा है, ये एक अलार्मिंग सिम्टम है कि आपको कोई सीरियस ऑर्गेनिक प्रॉब्लम हो सकती है जिसका कि तुरंत इलाज होना चाहिए। दूसरी तरफ कई मरीज आते हैं कि उनको जी पिछले 15-20 साल से पेट में गैस बनती है और पेट से आवाज़ें आती हैं।
तो इन मरीजों में कोई सीरियस इलनेस होने के चांस काफ़ी कम होते हैं, स्टिल दे नीड इन्वेस्टिगेशन। तो अगर आपको लंबे टाइम से पेट में आवाज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। तो इसमें कॉमन कारण होता है कि आपके जो पेट के बैक्टीरिया हैं, देखिए खाने को या तो आपका इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करेगी या बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे। अगर बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें गैस ज़्यादा बनती है। तो जब हमारा छोटी आंत है, अगर कई बार जो बड़ी आंत के बैक्टीरिया छोटी आंत में चले जाते हैं, बड़ी कॉमन कंडीशन है सीबो, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। काफ़ी मरीजों को पता है इसके बारे में, सीबो के बारे में। वो आते हैं हमारे पास, जी उनको गैस बन रही है, क्या सीबो हो सकता है। तो अगर छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इससे पेट में गैस बन सकती है। दूसरा, जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया, कुछ मरीजों को फूड इंटॉलरेंस होती है। सबसे कॉमन है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर लैक्टोज होता है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम चाहिए होता है, और एज के साथ में लैक्टेज एंजाइम कम बनता है। तो बच्चे आराम से लैक्टोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो जो उम्र बढ़ती है तो उसके बाद लैक्टेज एंजाइम बनना कम हो जाता है, तो उस लैक्टोज का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है, तो उससे भी पेट में गैस बन सकती है। तो जो मेन कारण है गैस बनने का, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, या दूसरा कारण है कि आपके पेट में इनडाइजेशन है, पेट का जो खाना डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा कई बार होता है, बहुत से लोग हैं जिनको बार बार बर्प्स आती हैं, तो क्या बर्प्स आना नॉर्मल होता है? बर्प आना नॉर्मल तो नहीं है, डेफिनेटली डिनोट की प्रॉब्लम है पेशेंट को। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर जो डॉक्टर विकास ने बताया कि GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकता है। कुछ जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें ये जब हमारे गट के मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या थायराइड है, ऐसे पेशेंट में या फिर इनसे रिलेटेड कुछ जो मेडिकेशन है, अगर वो उनकी वजह से, उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये गैस का प्रोडक्शन जब बढ़ता है या मोटिलिटी कम होती है, तो पेशेंट उसको बर्प के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। बट इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ पेशेंट को हैबिट भी बन जाती है कि आपके सिम्टम्स तो रिलीव हैं, बट उनको एक आदत पड़ जाती है कि बर्प करने की, तो उस पर भी ध्यान देना साथ में ज़रूरी है कि एक साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए तो। बिल्कुल। तो क्या बर्प करना ज़रूरी होता है डॉक्टर? या समटाइम्स अगर जब जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको दूध के बाद मम्मी बोलती है कि हाँ उनको डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी होता है? हाँ, कह सकते हैं कि एक बिकॉज मोटिलिटी तो बढ़ती है कि इसमें अगर आपकी मोटिलिटी अगर कम है गट की, और बर्पिंग से इसमें अगर नीचे नहीं गैस पास हो रही है और बर्प करके निकाल पा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड साइन, बट या एक्सेस इज ऑलवेज बैड। बिल्कुल। डॉक्टर विकास, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। आई थिंक पहले बोला जाऊँगा कि बर्प एक इनवॉलंटरी थिंग है। अच्छा। तो ये शरीर का खुद का रिफ्लेक्स है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। आप सोचें कि मैं पेट पे दबा के मैं गैस बाहर निकाल दूं, ये आमतौर पर संभव नहीं होता है। बर्प एक इनवॉलंटरी चीज़ है जो खुद ही होती है, जैसे आपका दिल है खुद ही धड़कता है ना, वैसे ही जो बर्प है इसको पेट खुद ही कंट्रोल करता है। आप अपने, बड़ा मुश्किल, कुछ लोग कर पाते हैं, परंतु आप सोचें कि आपने खाना खा लिया, चपाती खा ली और चावल खा लिए या फास्ट फूड खा लिया, उसके बाद आप दबा दबा के गैस बाहर निकालेंगे, वो समटाइम इसमें नुकसान हो जाता है। समटाइम पेशेंट्स कम्स टू अस, वो इंड्यूस करता है वोमिटिंग करने के लिए कि पेट भर गया है, पहले ज़्यादा खा लिया आपने, पेट भर गया, तंग हो रहे हैं, तो बोले जी हम इंड्यूस करते हैं वोमिटिंग को। तो जब वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, कई बार हमारी फूड पे फट जाती है, एंड वी हैव सीन पीपल डाइंग ऑफ दिस। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल चेता रहा हूँ कि आप उंगली मार के उल्टी करना, ये बहुत ही डेंजरस होता है। आप उंगली मार के गैस निकालें, ये डेंजरस चीज़ है। इसमें फूड पाइप फट सकती है, जिससे कि ब्लीडिंग हो सकती है, या चेस्ट के अंदर पूरा लीकेज हो सकती है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बचाने के लिए आप कम खाइए, जितनी भूख लग रही है उसका 80% खाना खाइए। 4 चपाती की भूख है, 3 खाइए। ज़्यादा खाने से अच्छा है कि आप कम खाएं, बार बार खाएं। डॉक्टर मनोज, जैसे डॉक्टर विकास ने बताया, हमने पहले भी फास्ट फूड के बारे में काफ़ी बात की, तो जो फास्ट फूड होता है वो हमारी हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करता है? अगर कुछ लोग बाहर का बहुत खाते हैं तो किस तरह से हमें हार्म कर सकता है वो?
फास्ट फूडिंग तो हमेशा से हम बोलते हैं कि अच्छा नहीं है। दो तीन रीज़न हैं। एक तो फास्ट फूड में जो सामान यूज़ होता है फास्ट फूड की प्रिपरेशन में, जैसे मैदे का सेवन ज़्यादा होता है उसमें, या फिर जो इंग्रेडिएंट्स जो मसाले डले हुए होते हैं, या फिर कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे डले हुए होते हैं, या फिर कुछ कलरिंग सब्सटेंसेस ऐसे डले होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। मैं तो बोलूँगा कि नॉट ओनली कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में ये कार्सिनोजेनिक तक होते हैं, कि मतलब कि कैंसर तक बनाने की संभावना होती है। तो शॉर्ट टर्म में ये गट की मोटिलिटी को, गट के डाइजेशन को, हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये वैसे भी आपके नॉट ओनली गट, बाकी के शरीर के ऑर्गन पे भी इफेक्ट डालते हैं, जिसमें कि किडनी है, हार्ट है। तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स या फिर कलरिंग सब्सटेंसेस जो डले हुए होते हैं, उनका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर विकास, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या शुगरी ड्रिंक्स जो हैं वो हमारे गट के लिए, हमारे स्टमक के लिए हार्मफुल होती हैं? मैडम देखिए, एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जी। कि जो हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारी शुगर कितनी बढ़ती है। तो जैसा डॉक्टर मनोज ने बताया कि फास्ट फूड्स हैं या हमारी जो ड्रिंक्स हैं, इन ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हमें सभी को पता है कि जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर टेस्ट आने के लिए काफ़ी मात्रा में शुगर ऐड की जाती है। सिमिलरली जो फास्ट फूड है, जैसे कि हम फास्ट फूड खाते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में अचानक ग्लूकोज का स्पाइक आता है कि आप अगर अपना ब्लड शुगर, आपने देखिए एक तरफ सैलड खाइए आप, एक तरफ आप फास्ट फूड खाइए, अपना ब्लड शुगर चेक करें थोड़ी देर के बाद। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है या फास्ट फूड खाया, आपका शुगर कहीं ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आपने सैलड या फ्रूट खाया है। तो शुगर बढ़ने से क्या होगा, तो कौन सा हार्मोन निकलेगा कंट्रोल करने के लिए? तो शुगर कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है हमारे शरीर में? इंसुलिन। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब इंसुलिन में गड़बड़ है। तो जैसे ही आप ऐसे फूड खाते हैं कि जिससे आपकी शुगर बढ़ रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारा शरीर इमीडिएटली इंसुलिन सिक्रीट करेगा। इंसुलिन आपका शुगर ठीक कर देगा, बट अगर शरीर में अगर इंसुलिन स्पाइक्स ज़्यादा आ रही हैं, इससे ओबेसिटी होती है। इंसुलिन बढ़ने से आपको ओबेसिटी होगी। इंसुलिन शुगर कंट्रोल करता है, परंतु साथ में ये ओबेसिटी बढ़ाएगा, आपके पेट के चारों तरफ फैट जमा हो जाएगा। यही कारण है कि फास्ट फूड से ओबेसिटी बढ़ती है, क्योंकि फास्ट फूड खाया, शुगर बढ़ी, इंसुलिन बढ़ी, और इंसुलिन ने आपका फैट स्टोर कर दिया। और जितना फैट स्टोर होगा उतना आपकी इंसुलिन कम काम करेगी। अगली बार अगर आपको मोटापा आ गया है, सेम शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन और ज़्यादा सिक्रीट होगी और ओबेसिटी होगी। सो यू आर इनटू अ विशियस साइकिल। उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको फास्ट फूड कम खाना है, आपको कोल्ड ड्रिंक कम पीनी है, शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स, आपको सैलड फ्रूट ज़्यादा खाने हैं। और जैसा पहले डिस्कस किया, ओबेसिटी हुई, ओबेसिटी इज अ स्टेट ऑफ हाइपर इन्फ्लेमेशन। इससे शरीर के बाकी टिश्यूज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी। ये कैंसर को इन्विटेशन है, ये हार्ट अटैक को इन्विटेशन है। तो ओबेसिटी को रोकने के लिए डाइट मॉडिफाई करें, ओबेसिटी कम करें, कैंसर से बचें, हार्ट अटैक से बचें। ये बड़ा क्लियर मैसेज है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास। डॉक्टर मनोज, जब हम आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि मील्स जब हम लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हर एक मील के बीच में आइडियल गैप कितना होना चाहिए। तो अगर वो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें कि मील के बीच में आइडियल गैप कितना होना चाहिए। देखिए, मील के बीच के गैप के साथ साथ एक चीज़ और जो हमें ध्यान देनी है कि इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, कि थोड़ा थोड़ा करके खाएं और कई बार में खाएं। ऐसा नहीं है कि दिन में केवल 3 मील लेने हैं, कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ही करना है। बजाय इसके कि डाइट को थोड़ा सा डिवाइड करें और फ्रीक्वेंटली लें और थोड़ा थोड़ा अमाउंट लें, जिससे कि आप ओवर डिस्टेंशन से बचेंगे, आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। तो ये जो सारे हमारे अपर जीआई के जो सिम्टम्स हैं या डिजीज़ हैं, उससे हम बच सकते हैं। अब इसको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप ब्रेकफास्ट आपको अच्छा करना चाहिए, आपको लंच का क्वांटिटी उससे थोड़ा कम और डिनर का क्वांटिटी सबसे कम रखना चाहिए। इसमें जो फंडा है कि आप डिनर कम लें और थोड़ा जल्दी लें, इससे आप अपनी गट को हेल्दी और बैलेंस रख सकते हैं।
डॉक्टर अक्सर ये भी कहते हैं कि डिनर के बाद आपको वॉक करना चाहिए, क्या सच में वॉक करना हेल्पफुल होता है बिल्कुल डाइजेस्ट बिल्कुल करने के बिल्कुल। गट की हेल्दी रखने के लिए, मोटिलिटी बनाए रखने के लिए आपको भी मोबाइल रहना होगा। तो आपको जो सुबह और शाम की वॉक, जो आधे घंटे की वॉक हम हमेशा एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को, कि जिससे कि आपकी डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज। डॉक्टर विकास, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमने अभी डाइट के बारे में बात की, तो गैस्ट्रिक इश्यूज को जो है अवॉइड करने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको शामिल करना है, ऐसी कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको कम्प्लीटली अवॉइड करना है? मैडम जैसा हमने पहले डिस्कस किया, डाइट शुड बी अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। और डाइट के अंदर जितनी नेचुरल चीज़ें ज़्यादा हैं और जितने प्रोसेस्ड फूड कम हैं, वो अच्छा है आपके लिए। ओके। नेचुरल फूड का मतलब हुआ फ्रूट Fruits एंड है। सैलेड। फिर थोड़ा है कि माइल्डली प्रोसेस्ड, यानी कि आपके जैसे चपाती हैं या राइस हैं जिसको आपने कुक किया है, दे आर माइल्डली प्रोसेस्ड, दे कैन बी अलाउड इन द डाइट। सो अनप्रोसेस्ड एंड द स्लाइटली प्रोसेस्ड फूड आर गुड फॉर द हेल्थ। ओके। जो खराब है वो है प्रोसेस्ड फूड, लाइक कि आपका फास्ट फूड है, या कि पिकल्स हैं, अचार हैं जिनके अंदर भी ऐड प्रिजर्वेटिव्स, या हम मार्केट में चिप्स मिलते हैं, ये सब दीज ऑल आर द प्रोसेस्ड फूड विच शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। यदि आप डाइट के अंदर नेचुरल चीज़ें लेंगे जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा है, इससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा, गट हेल्दी रहेगा। और फाइबर की खास बात यह है कि फाइबर होने से हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया जो है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। यदि आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा फाइबर है, इट विल प्रमोट द नंबर ऑफ गुड बैक्टीरिया इन योर कोलोन। एंड डाइट के अंदर अगर आपके कोलोन के अंदर अगर गुड बैक्टीरिया ज़्यादा है तो आपको काफ़ी हेल्प करता है, आपकी ओबेसिटी अवॉइड करता है, स्टूल हैबिट ठीक रखता है और आपका मूड को भी अच्छा रखता है। तो आई थिंक टेक मोर नेचुरल फूड टू स्टे हेल्दी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास। डॉक्टर मनोज, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को बहुत फ्रिक्वेंटली गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं तो उनको किस तरह के एसओएस लेने चाहिए? बहुत फ्रीक्वेंटली और अगर लॉन्ग टर्म से अगर आपको इश्यूज ये गैस्ट्रिक चल रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि इसकी वजह क्या है। ओके। आपकी नॉट ओनली डाइटरी हैबिट्स, आपकी डेली रूटीन हैबिट्स क्या हैं, ठीक है, आपका जो मेंटल स्टेटस है वो क्या है, आप टेंशन फ्री लाइफ है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, उसको कम करना है, आपको अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, जी। आपको अपनी डाइट, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि बैलेंस डाइट लेना है, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अलार्मिंग वहाँ हो जाता है कि जहाँ अचानक से आपके सिम्टम्स चेंज हो जाएं, कि जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, और अगर आपने नोटिस किया है कि अचानक से ये वर्सनिंग हो रही है, मतलब कि बढ़ रहे हैं, या फिर साथ में कुछ अगर आपको अलार्मिंग सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि अचानक से भूख का लगना कम हो जाना, या फिर वज़न कम होने लग जाना, या फिर वॉमिटिंग में ब्लड आने लगना, या फिर थोड़ा खाने से ही पेट काफ़ी हैवी लगना, मतलब भर जाना, ब्लोटिंग बोलते हैं जिसको, काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग रहने लग जाना, तो स्टूल में ब्लड आने लगना, तो ये सारे कुछ अलार्मिंग सिम्टम हो जाते हैं, जिनको कि अगर काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है तो वो तो डेफिनेटली अपनी डाइटरी और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंजेस करें। बट अगर ये कुछ अलार्मिंग सिम्टम आ रहे हैं तो डेफिनेटली अपने नियर बाई डॉक्टर को कंसल्ट करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज। डॉक्टर विकास, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम एंटासिड्स की बात करें तो लिक्विड और जो मेडिसिन वाले एंटासिड्स होते हैं उनमें से बेटर कौन से होते हैं? कहने का मतलब है रिलीफ कौन से जल्दी पहुँचाते हैं? तो मैडम सबसे पहले आई थिंक देयर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट द Okay. एंटासिड्स। ओके। तो सबसे पहले जो दवाइयाँ हैं, जो एंटासिड्स हैं, वो जलन के लिए हैं। अगर किसी को पेट में जलन है या चेस्ट में जलन है तो ये दवाइयाँ उस बीमारी के लिए हैं। जी। अगर गैस बन रही है तो उसमें इनका कोई रोल नहीं है। रोल नहीं। अब एसिड कम करने की जो मेडिसिन है उनको हम देयर बिलोंग टू वेरियस कैटेगरी। जो मार्केट में जो लिक्विड फॉर्मुलेशंस हैं वो एंटासिड है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। जो बाकी मेडिसिन है जैसे कि वो होती हैं कि रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं, जैसे पीपीआई है, तो और पी कैप्स है, न्यू मेडिसिन है। जो टैबलेट्स हैं वो अलग मैकेनिज्म है, दे आर नॉट एंटासिड्स। तो जो लिक्विड प्रेपरेशन है वो एंटासिड्स हैं। तो अगर किसी को कभी कभी जलन है तो वो लिक्विड फॉर्मुलेशन SOS बेसिस पे ले सकते हैं आप 10 से 15 ml
एंटासिड ले सकते हैं। परंतु यदि आपको डेली ही जलन है या रात को जलन है तो ज़्यादा मात्रा में एंटासिड लेना ठीक नहीं है। इससे पेट के अंदर डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो रेगुलर अगर एसिड बन रहा है तो ऐसे मरीजों को लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना एक्सरसाइज करनी है, वेट कम करना है, डाइट मॉडिफिकेशन करना है। परंतु अगर फिर भी एसिड बन रहा है, जलन हो रही है, तो ऐसे मरीजों को टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टैबलेट डॉक्टरी सलाह के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए और इनकी ड्यूरेशन को हम डिसाइड करते हैं कि मरीज को सिम्टम किस तरह से हैं या कोई गर्ड की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि महीने में 1-2 बार दवाई लेनी पड़ रही है तो आप एंटासिड ले सकते हैं। परंतु अगर इससे ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए ज़्यादा फ्रिक्वेंट सिम्टम्स हैं, आई थिंक डॉक्टरी सलाह लें और अकॉर्डिंगली मेडिसिन को आप प्रिस्क्राइब कराइए और मेडिसिन को लीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, कई बार होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं अगर कोई हैवी मेडिकेशंस देते हैं तो एक एंटासिड ज़रूर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्या इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल होता है? ये इतना ज़रूरी क्यों है? हाँ देखिए, कुछ मेडिकेशंस यानी मोस्टली मेडिकेशंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिनका कि इफ़ेक्ट हमारे गट पे आता है और जो कि एसिड सीक्रेशन बढ़ाने में भी उनका रोल होता है और जिसकी वजह से हमें सपोर्टिवली ये मेडिकेशन देनी होती हैं। बट यहाँ मैं ऐड ये ज़रूर करना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है हमें, बिकॉज़ ये हमने बहुत एक कॉमन हैबिट देखी है पेशेंट्स में कि भाई गैस बनी उठा के या तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि लिक्विड ले लिया या फिर कहीं से वो केमिस्ट से या खुद से सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन में खुद से ही मेडिकेशन खाए जा रहे हैं। खुद के डॉक्टर जो बनते हैं वो एक चीज़ गलत है, वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से। बिकॉज डोज के साथ साथ ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो बहुत लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में ये सारी मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट शॉर्ट टर्म में भी आते हैं और लॉन्ग टर्म में भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल इन्हीं मेडिकेशन की वजह से हो रही होती हैं। तो डेफिनेटली जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनको डॉक्टर की सलाह से, जो अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं अगर ऐसी मेडिकेशन तो लेना है, अदरवाइज नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को गैस्ट्रिक इश्यूज़ पर इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप आपको आज की चर्चा पसंद आई हो और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।